हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं क्लास 10th साइंस चैप्टर नंबर 4 दैट इज कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। और ये इसका पार्ट 3 वीडियो है। इससे पहले हम लोग 2 वीडियो कंप्लीट कर चुके हैं। तो देखिए, आज इस वीडियो क्लास का जो टॉपिक है हमारे पास दैट इज आइसोमेरिज्म। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आइसोमेरिज्म। देखिए, एनसीईआरटी में बहुत छोटा सा इसका एक्सप्लेनेशन है, हम थोड़ा सा डिटेल में इसको पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आपको बता दूं कि व्हाट इज दिस आइसोमेरिज्म। तो देखिए, इट मे बी डिफाइंड एज द फिनोमेना, इट मे बी डिफाइंड एज फिनोमेना in which compounds have same molecular formula, compounds have same molecular formula but different structural formula, अब ये मॉलिक्यूलर फार्मूला और स्ट्रक्चरल फार्मूला क्या है, आप लोग थोड़ी देर में इसको समझ जाओगे। ठीक है, तो ये वो फिनोमेना है जिसमें कोई कंपाउंड, 2 या 2 से अधिक कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम है लेकिन स्ट्रक्चरल फार्मूला डिफरेंट है, जिसकी वजह से क्या होगा, द कंपाउंड्स, अच्छा, दीज कंपाउंड्स आर नोन एज आइसोमर्स। इन्हीं कंपाउंड को क्या बोलते हैं, आइसोमर्स। दीज कंपाउंड्स आर नोन एज आइसोमर्स। ठीक है, जो कंपाउंड आइसोमेरिज्म शो करते हैं उन्हीं को बोलते हैं आइसोमर्स। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको लिखा देता हूं कि आइसोमर्स हैव डिफरेंट फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। ये डिफरेंट फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी शो करते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टी भी डिफरेंट शो कर सकते हैं और केमिकल प्रॉपर्टी भी डिफरेंट शो कर सकते हैं। तो आई थिंक स्टूडेंट, आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा कि आइसोमेरिज्म वो फिनोमेना है जिसमें 2 या 2 से अधिक कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम है लेकिन स्ट्रक्चरल फार्मूला डिफरेंट है। अब ये स्ट्रक्चरल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है, इसको हम लोग अभी थोड़ी देर में समझते हैं। चलिए, अब एक चीज़ देखें कि ये जो आइसोमेरिज्म है इसको हम लोग 2 भागों में बांट लेते हैं। इस आइसोमेरिज्म को 2 भागों में बांटते हैं। पहला है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, और दूसरा है स्टीरियो आइसोमेरिज्म। आप लोगों के यहाँ 10th क्लास में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, केवल स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म पढ़ने वाले हैं। ये स्टीरियो आइसोमेरिज्म आप लोग पढ़ोगे 11th क्लास में और डिटेल में पढ़ोगे 12th क्लास में। 11th और 12th क्लास का टॉपिक है ये। हम लोग यहाँ अपनी 10th क्लास के टॉपिक में क्या पढ़ने वाले हैं, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। अब ये जो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म है इसकी मेन कंडीशन क्या है वो याद रखिए आप लोग। देखो, जहां भी आइसोमर्स या आइसोमेरिज्म का जिक्र आ जाए तो समझ लेना कि ये वो फिनोमेना है जिसमें कंपाउंड्स के मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, स्ट्रक्चरल फार्मूला डिफरेंट है। तो मेन कंडीशन तो आपको क्या याद रखनी है कि सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला। ठीक है, ये कंडीशन होगी स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में और सेम कंडीशन होगी स्टीरियो आइसोमेरिज्म में। चलिए, अच्छा, अब स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के अगर हम लोग टाइप पढ़ें जो 10th क्लास में आप लोगों को पढ़ने हैं, तो सबसे पहला है चेन आइसोमर्स और दूसरा है पोजीशन आइसोमर्स। आप लोगों के यहाँ 10th में ये 2 ही हैं, चेन आइसोमर और पोजीशन आइसोमर। मैं एक और बताऊंगा आप लोगों को, दैट इज फंक्शनल आइसोमर्स। एक और एक्स्ट्रा बताऊंगा आपको, चेन आइसोमर्स, पोजीशन आइसोमर्स और तीसरा बताऊंगा फंक्शनल आइसोमर्स। चलिए, तो मैं अब यहाँ पे स्टार्ट करता हूँ स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म और स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, या मैं इसको बोल सकता हूँ सिंपल स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। ये 3 प्रकार के हैं आपके यहाँ। 11th क्लास में जब आप लोग पढ़ेंगे तो और टाइप बढ़ जाएंगे इसके, वो हम लोग वहाँ डिस्कस करेंगे। देखिए, सबसे पहले मैं बात करता हूँ चेन आइसोमर की। चेन आइसोमर्स क्या है?
ऐसे समझिए भाई, चेन आइसोमर वो कंपाउंड हैं जिनमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम है, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ठीक है। दूसरा पॉइंट, इसमें जो पेरेंट कार्बन चेन होगी वो डिफरेंट है, पेरेंट कार्बन चेन इज डिफरेंट, पेरेंट कार्बन चेन इज डिफरेंट, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है। चलिए, जैसे मान लीजिए आपके पास है ब्यूटेन, हम लोग अब नाम से स्ट्रक्चर बना सकते हैं। देखिए, इसीलिए मैंने IUPAC नोमेनक्लेचर पहले डिस्कस की है। क्यों डिस्कस की? क्योंकि हम लोगों को आइसोमेरिज्म यहाँ डिस्कस करना था। जैसे मेरे सामने लिखा हुआ है ब्यूटेन, तो सीधा सा मतलब क्या है भाई ब्यूटेन का? ब्यूटेन की जब स्ट्रक्चर अगर मैं बनाता हूँ, या ब्यूटेन का पहले जनरल फॉर्मूला मैं बता दूँ आपको। ब्यूटेन का जनरल फॉर्मूला क्या है? जनरल फॉर्मूला है देखो C4H10। हम लोग जानते हैं एल्केन का जनरल फॉर्मूला क्या है? CnH2n+2। तो C4H2 × 4+2, तो ये बन गया C4H10। अब अगर मैं इसकी स्ट्रक्चर बनाऊं, देखो ये तो है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ये है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। अब मैं बनाता हूं इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। तो स्ट्रक्चरल फॉर्मूला देखो, कार्बन 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 कार्बन, इस तरह से मैं कार्बन स्केलेटन बना दिया मैंने, ये इस तरह से ये बना दिया और ये बना दिया। तो ये बन गया देखो, 4 कार्बन एटम है और 10 हाइड्रोजन एटम है। इसको मैं क्या बोल दूंगा? सिंपल, दिस इज ब्यूटेन, दिस इज ब्यूटेन। अच्छा, कॉमन नेम सिस्टम में अगर किसी कंपाउंड में लीनियर कार्बन चेन आ रही है, सीधी कार्बन चेन आ रही है, तो हम लोग नॉर्मल और यूज कर लेते हैं। तो ये बन गया नॉर्मल ब्यूटेन कॉमन नेम सिस्टम में। अगर मैं IUPAC नेम लिखूंगा तो मुझे नॉर्मल लिखने की जरूरत नहीं है। तो ये ब्यूटेन है। अच्छा, मैं इसको ऐसे भी तो बना सकता हूं, देखिए ऐसे भी तो बना सकते हैं इसको। ये कार्बन से 3 हाइड्रोजन जोड़िए, इस कार्बन से 1, इस कार्बन से फिर 3 और इस कार्बन से फिर 3 जोड़ दीजिए, कुछ इस तरह से। अभी भी देखो कितने टोटल कार्बन एटम कितने हैं? 1 2 3 4। टोटल कार्बन एटम कितने हैं? 4। टोटल हाइड्रोजन एटम कितने हैं? 10। तो देखो इसका भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला यही है और इसका भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला यही है। और अगर अच्छा इसको मैं थोड़ा कंडेंस में लिख लूँ ताकि समझ में आए आप लोगों के, देखो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, CH3 CH CH3 और ये CH3। अगर मैं इस कंपाउंड का नाम लिखूँ तो देखो कार्बन चेन कितने की बन रही है? कार्बन चेन बनेगी 3 की, और 1 2 3 और 2 पोजीशन पे क्या आ रहा है? सब्स्टिट्यूएंट। तो इसका नाम क्या होगा? इसका नाम होगा 2-मिथाइल प्रोपेन। तो आप लोग समझ पा रहे होंगे स्टूडेंट कि यहाँ पर कार्बन चेन कितने की बन रही है? 3 की, और यहाँ कार्बन चेन कितने की बन रही थी? 4 की। तो देखो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है बट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला इज डिफरेंट। समझ पा रहे हैं आप लोग? तो इसका मतलब ब्यूटेन और 2-मिथाइल प्रोपेन आपस में कैसे हो गए? ये चेन आइसोमर हो गए, या ये एक दूसरे के स्ट्रक्चरल आइसोमर हो गए। ठीक, और समझिए एक और, मैं एक फॉर्मूला लिखा C5H12। C5H12 ये किसका फॉर्मूला है सर? ये पेंटेन का फॉर्मूला है। किसका? पेंटेन का। चलिए, क्योंकि 5 कार्बन एटम आ रहे हैं इसमें, मैं इसके आइसोमर बनाता हूं। देखिए, जब हम लोग पेंटेन की स्ट्रक्चर बनाएंगे तो देखो एक सिंपल स्ट्रक्चर तो ये बन जाएगी, CH3 CH2 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 और ये CH3। टोटल कितने कार्बन एटम हैं? 5। अगर मैं इसका IUPAC नेम लिखता हूँ तो देखो 5 कार्बन एटम आ रहे हैं सीधे सीधे, तो इसका नाम क्या हो गया? सिंपल, पेंटेन। क्योंकि 5 कार्बन एटम आ रहे हैं, सिंगल बॉन्ड आ रहा है तो एन बन गया ये, और इसमें सब्स्टिट्यूएंट और सफिक्स तो कोई आ ही नहीं रहा है। दूसरा देखो, दूसरा क्या बना सकते हैं? CH3 CH CH3 CH2 और ये CH3। इसका भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बना लो जरा। देखो 1 2 3 4 5, टोटल 5 कार्बन एटम है। 3 + 1 4 + 3 7 + 2 9 + 3 12। तो इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी यही है और इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी यही है। लेकिन यहाँ पर पेरेंट कार्बन चेन में कितने कार्बन एटम आ रहे हैं? 4। यहाँ कितने आ रहे थे? 5। जैसे ही पेरेंट कार्बन चेन के नंबर ऑफ कार्बन एटम चेंज हो गए तो समझ लीजिए वो चेन आइसोमर है। और शर्त क्या है कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होना चाहिए। इसका नाम क्या हो जाएगा? देखो 1 2 3 4, ये हो जाएगा 2-मिथाइल ब्यूटेन। सिंपल, 2-मिथाइल ब्यूटेन। ऐसे एक और बना सकते हैं हम लोग, क्या? देखो CH3 CH3 और ये CH3।
1 2 3 4 5, 5 कार्बन एटम, 3 + 3 6 + 3 9 + 3 12, तो 12 हाइड्रोजन एटम है और 5 कार्बन एटम है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम है। इसका नाम अगर मैं लिखूं तो 1 2 3 2,2 डाई मिथाइल प्रोपेन। तो आप लोग देख सकते हैं इजीली, यहाँ पर कार्बन चेन कितने की है, 5 की, यहाँ 4 की, यहाँ 3 की। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है। दैट मीन्स पेंटेन 2 मिथाइल ब्यूटेन 2 2 डाई मिथाइल प्रोपेन आर चेन आइसोमर ऑफ ईच अदर। दूसरा आइसोमेरिज्म है हमारे पास, दैट इज पोजीशन आइसोमर्स या पोजीशन आइसोमेरिज्म। पोजीशन आइसोमर्स, चलिए इसमें क्या कंडीशन है देखिए। पहला कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला शुड बी सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, और दूसरा क्या है कि पोजीशन शुड बी डिफरेंट। किसकी पोजीशन, देखिए ध्यान से, पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप या मल्टीपल बॉन्ड या सब्स्टिट्यूएंट्स, इनके पोजीशन क्या होनी चाहिए, डिफरेंट होनी चाहिए। पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप, मल्टीपल बॉन्ड एंड सब्स्टिट्यूएंट शुड बी डिफरेंट, शुड बी डिफरेंट। ये पोजीशन अलग अलग होनी चाहिए। एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग। मान लीजिए मैंने लिखा यहाँ, एक एग्जाम्पल लेता हूँ मैं, देखें CH3 CH2 CH CH3 CH2 एंड दिस इज CH3। ये मेरे पास एक कोई मॉलिक्यूल है। अच्छा, इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हम लोग बता सकते हैं। कितने कार्बन एटम हैं, 1 2 3 4 5 6। इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है नंबर ऑफ कार्बन एटम है 6। हाइड्रोजन एटम कितने टोटल काउंट कर लो, 3 + 2 5, 5 + 1 6, 6 + 3 9, 9 + 2 11 और +3 14। ये इसका नॉर्मल मॉलिक्यूलर इसका फॉर्मूला आ गया इसका। चलिए, अच्छा यहाँ पर अगर मैं इसका IUPAC नेम देना चाहूँ, इसका IUPAC नेम क्या होगा, देखिए हम लोग यहाँ से नंबरिंग शुरू करते हैं 1 2 3 4 5, यहाँ से भी कर सकता हूँ 1 2 3 पोजीशन पर ही आएगा ये। तो इसका IUPAC नेम आ गया, देखो 3 मिथाइल पेंटेन, ठीक है, 3 मिथाइल पेंटेन। अच्छा, अगर मैं इसी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से एक कंपाउंड और बना दूं कुछ ऐसे, CH3CH CH3 CH2 CH, का IUPAC नेम हो गया, देखें 2 मिथाइल पेंटेन, 2 मिथाइल पेंटेन। समझ पा रहे हैं आप लोग। यहाँ पे 3 पोजीशन पे सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है, यहाँ सेकंड पोजीशन पे प्रेजेंट है, तो पोजीशन चेंज हो गई किसकी, सब्स्टिट्यूएंट की। तो ये हो गई पोजीशन आइसोमर ऑफ ईच अदर। चलिए और एग्जांपल लेता हूँ मैं। मान लीजिए मेरे पास है CH2 डबल बॉन्ड CH CH2 CH3। इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बना सकते हैं हम लोग। कितने कार्बन एटम है, 4। हाइड्रोजन एटम कितने हैं, 8। देखो 2 + 1 3, 3 + 2 5, 5 + 3 8। अच्छा, इसी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का मैं एक कंपाउंड ये भी बना सकता हूँ कुछ इस तरह से। देखो CH3 CH डबल बॉन्ड CH और CH3। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इसका भी यही है, C4H8, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम। अच्छा, इसका अगर मैं IUPAC नेम दूं तो पेरेंट कार्बन चेन तो ये रही 1 2 3 4, इसका नाम हो जाएगा ब्यूट 1ईन, क्योंकि डबल बॉन्ड प्रेजेंट है कार्बन एटम 1 और 2 के बीच में, तो किस पर माना जाएगा, ये 1 पे माना जाएगा। अब यहाँ आ जाइए, ये पेरेंट कार्बन चेन 4 की है, 1 2 3 4। इसका IUPAC नेम अगर मैं दूं तो क्या हो जाएगा, ये ब्यूट 2ईन। पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड गेट चेंज। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है लेकिन डबल बॉन्ड की पोजीशन डिफरेंट हो गई है। दैट मीन्स दे बोथ आर पोजीशन आइसोमर ऑफ ईच अदर। चलिए एक एग्जांपल और देखता हूं मैं। जैसे मैंने लिखा CH3 CH2 CH2OH, ठीक है। इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बन जाएगा C3H8O। देखिए 3 कार्बन एटम है, 3 + 2 5 + 2 7 + 1 8 और एक ऑक्सीजन एटम है। तो इसका मैंने बना दिया ये स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, ठीक है। अगर मैं इसका IUPAC नेम दूं तो इसका IUPAC नेम क्या आ जाएगा, 1 2 3।
इसका IUPAC नेम है प्रोपेन 1ऑल। ठीक है, अगर मैं इसका एक और दूसरा इसी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला की दूसरी स्ट्रक्चर बना दूं, कुछ इस तरह से बन सकती है CH3 CH OH और ये CH3। इसका अगर IUPAC नेम दिया जाए तो इसका IUPAC नेम बनेगा प्रोपेन 2ऑल। यहाँ पर OH प्रेजेंट है फर्स्ट पोजीशन पे है, यहाँ OH प्रेजेंट है सेकंड पोजीशन पर, दैट मीन्स दे बोथ आर पोजीशन आइसोमर ऑफ ईच अदर। ठीक है, अच्छा अभी एक एग्जाम्पल और देता हूँ आपको, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, जो लोग NTSE वगैरह की तैयारी कर रहे हैं उनमें ये पूछा जाता है। देखिए, मान लो मैंने लिखा CH3 CH2 CH और लिख दिया यहाँ पे CH3, और दूसरा हो गया CH3 CH CH3 और ये CH3, ये है देखो। तो अगर मैं इन दोनों कंपाउंड में पता करूँ कि ये किस तरह के आइसोमर हैं, ये किस तरह के आइसोमर हैं, अगर मुझको ये पता करना हो तो ध्यान से देखिए आप लोग। देखो कुछ लोग गलती क्या कर देंगे कि भाई ये बन रही है 3 कार्बन एटम की चेन और फर्स्ट पोजीशन पर आ रहा है मिथाइल, ये बन रही है 3 कार्बन एटम की चेन और सेकंड पोजीशन पर आ रहा है मिथाइल, तो ये हो गए पोजीशन आइसोमर ऑफ ईच अदर। लेकिन डियर स्टूडेंट, आप लोगों को ध्यान देना है, हमको सबसे पहला काम क्या करना है, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन 1 2 3 4, इसमें 4 की कार्बन चेन है, इसका नाम क्या है ब्यूटेन, और इसमें 3 की कार्बन चेन है 2 मिथाइल प्रोपेन। और आप लोगों को ये भी चेक करना है क्या कि इनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है कि नहीं है। इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला है C4H10 और इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला भी है C4H10, दैट मीन्स इसमें 4 कार्बन एटम की चेन है और उसमें 3 कार्बन एटम की चेन है, तो दे आर चेन आइसोमर ऑफ ईच अदर। तो थोड़ा सा ध्यान देकर आपको चलना है, आंख बंद करके टिक नहीं कर देना है। ठीक है, और जब कभी भी आप लोग आइसोमेरिज्म करें तो उस कंपाउंड का IUPAC नेम जरूर लिख लें ताकि गलती ना हो, क्योंकि IUPAC नेम से भी बहुत सारी चीज़ें आप लोग समझ सकते हैं। चलो तो देखो ये हो गया हमारे लिए। अच्छा एक क्वेश्चन और बताता हूँ। मान लो मैंने लिखा CH2 डबल बॉन्ड CH CH3 और एक लिख दिया CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला है C3H6, इसका भी है C3H6। तो गलती मत कर देना, यहाँ पर आप लोग समझें कि भाई फर्स्ट पोजीशन पर प्रेजेंट है डबल बॉन्ड और यहाँ पे सेकंड पोजीशन पर प्रेजेंट है, नहीं, यहाँ पर भी पेरेंट कार्बन चेन लीजिए और यहाँ पे नंबरिंग यहाँ से शुरू होगी 1 2 3। इसका IUPAC नेम भी होगा prop 1 इन और इसका भी नाम होगा prop 1 इन। तो डियर स्टूडेंट प्लीज पे फोकस दीजिए। यहाँ पर आप लोगों को क्या करना है, सबसे पहले मॉलिक्यूलर फार्मूला पता करना है, फिर IUPAC नेम लिखना है, कहीं ऐसा ना हो कि आइडेंटिकल कंपाउंड दे रखें और आपसे पूछ ले कि बताओ कौन सी आइसोमेरिज्म है। ठीक है, चलिए अब हम लोग आते हैं थर्ड टाइप ऑफ आइसोमर्स पे, दैट इज फंक्शनल आइसोमर्स। देखिए स्टूडेंट, आपकी इन टेक्स्ट एक्सरसाइज में एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया है इन टेक्स्ट में कि ड्रॉ ऑल पॉसिबल आइसोमर्स ऑफ ब्रोमोपेंटेन, ब्रोमोपेंटेन के सभी पॉसिबल आइसोमर बताइए। तो देखिए जब कभी भी इस तरह का क्वेश्चन आए तो हम लोग सीक्वेंस में आइसोमर्स बनाते हैं। जैसे हम लोगों ने स्ट्रक्चरल आइसोमर्स पढ़ने हैं 10th क्लास में, वो 3 प्रकार के हैं, चेन, पोजीशन और फंक्शनल। तो मैं सबसे पहले कोशिश करूंगा चेन आइसोमर बनाने की। तो चलिए, पेंटेन है, इसका मतलब 1 2 3 4 5, ठीक है। ब्रोमीन लगा दिया फर्स्ट पोजीशन पर, इसका नाम क्या हो गया, इसका नाम हो गया 1 ब्रोमो पेंटेन, ठीक है, 1 ब्रोमो पेंटेन। चलिए दूसरा चेन आइसोमर बनाएंगे पहले हम लोग, 1 2 3 4 यहाँ लगा दीजिए और ब्रोमीन को यहीं रखिए अभी। तो इसका नाम क्या हो गया, 1 ब्रोमो 2 मिथाइल, सॉरी 1 ब्रोमो 3 मिथाइल, क्योंकि 1 2 3 4 3 मिथाइल ब्यूटेन, ठीक है। चेन आइसोमर बना रहे हैं हम लोग। यहाँ पे 5 की कार्बन चेन है, यहाँ पे 4 की कार्बन चेन है। अगला देखें, हम लोग बना सकते हैं 1 2 3 और यहाँ लगा दिया मैंने ब्रोमीन, ये बन जाएगा 1 ब्रोमो 2 2 डाईमिथाइल, 1 ब्रोमो 2 2 डाईमिथाइल, 1 ब्रोमो 2 2 डाईमिथाइल प्रोपेन,
1 ब्रोमो 2 डाइमिथाइल प्रोपेन। ठीक है, अब क्या करिए, चेन आइसोमर तो बना दिया आप लोगों ने 3, अब बनाइए पोजीशन आइसोमर। तो पोजीशन आइसोमर कैसे बनाएंगे सर हम लोग, यहाँ से स्टार्ट करो, 1 2 3 4 5, आप लगा दीजिए सेकंड पोजीशन पे ब्रोमीन, 1 2 3 4 5, तो ये बन जाएगा 2 ब्रोमो पेंटेन, 2 ब्रोमो पेंटेन। ठीक है, चलो फिर नेक्स्ट देखें, फिफ्थ, इस ब्रोमीन को कर दीजिए थर्ड पोजीशन पर, 1 2 3 4 5, ये कर दिया 3 पोजीशन पे, तो ये बन गया 3 ब्रोमो पेंटेन, 3 ब्रोमो पेंटेन। ठीक है, अब अच्छा क्या मैं इसको यहाँ पे कर दूंगा तो 4 हो जाएगा, नहीं, यहाँ से फिर 1 2 2 पोजीशन पे आ जाएगा ये, तो आपको ध्यान रखना है ये वाली बात। चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं इस वाले में पोजीशन आइसोमेरिज्म, तो 1 2 3 4 यहाँ पे ये था, अब यहाँ लगा दीजिए ब्रोमीन को, इसका नाम क्या हो जाएगा, देखो इसका नाम हो जाएगा 2 ब्रोमो 2 मिथाइल, सॉरी 2 ब्रोमो 3 मिथाइल, 2 ब्रोमो 3 मिथाइल और ब्यूटेन। ठीक है, और आगे बढ़िए 7, इस ब्रोमीन को यहाँ लगा दीजिए, 1 2 3 4 और यहाँ लगा दिया, मुझे क्या मिल गया, 2 ब्रोमो 2 मिथाइल और ब्यूटेन, 2 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन। ठीक है, अब आ जाइए, इसमें एक और बन सकता है, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये 5, यहाँ लगा दीजिए ब्रोमीन को, तो ये बन जाएगा 1 ब्रोमो 2 मिथाइल और ब्यूटेन, 1 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन। ठीक, और बन सकता है क्या, देखें, और नहीं बनेगा, तो ये टोटल कितने पॉसिबल आइसोमर हो गए इसके, 8 पॉसिबल आइसोमर हो गए। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में डिस्कस करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन कंपाउंड्स। देखिए स्टूडेंट, नाउ द टॉपिक इज केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन कंपाउंड्स इसको समझिए। देखिए ज़्यादातर कार्बन कंपाउंड्स जो हैं हम लोग उनको फ्यूल की तरह इस्तेमाल करते हैं, या ऐसे समझ लीजिए कि जो फ्यूल हम लोग इस्तेमाल करते हैं वो कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स हैं, तो उन फ्यूल को जलाकर हमको क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है। तो केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन कंपाउंड में फर्स्ट केमिकल प्रॉपर्टीज है दैट इज ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन तो आप लोग जानते ही हैं, ऑक्सीडेशन का सीधा सा मतलब होता है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। अब इसको समझिए, ये जो ऑक्सीडेशन है वो 2 टाइप का हो सकता है, एक तो है कंप्लीट ऑक्सीडेशन। कंप्लीट ऑक्सीडेशन क्या होगा, देखिए कंप्लीट ऑक्सीडेशन को ही हम लोग बोलते हैं कंबशन। क्या बोलते हैं, कंबशन। अगर हमारे पास कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड है और हम उसका कंप्लीट ऑक्सीडेशन करते हैं या कंबशन करते हैं तो हमको उससे हीट मिलती है, हमको उससे ऊर्जा मिलती है। जैसे हम लोग हम अपनी बाइक या गाड़ी चलाते हैं, उसमें डीजल या पेट्रोल डलवाते हैं, वो जलेगा, उसमें से हीट निकलेगी, उस हीट से वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। तो उसको समझिए कि मान लीजिए मेरे पास है मीथेन, मेरे पास क्या है, मीथेन है। चलिए मीथेन क्या है भाई, गैस है। अब मैं इसका कर दूं कंप्लीट ऑक्सीडेशन। अच्छा, कंप्लीट ऑक्सीडेशन का मतलब है कि जितनी ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है उतनी ऑक्सीजन उस कंपाउंड को मिल रही है। तो मैं यहाँ पे ऑक्सीजन की जगह यहाँ पे सिंपल एयर भी लिख सकता हूँ, क्योंकि जितनी ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है उतनी वो एयर से ले सकता है। तो एक पॉइंट आप लोगों को याद रखना है स्टूडेंट, कि जब कभी भी कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड का कंप्लीट ऑक्सीडेशन होता है तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा CO2, आपको मिलेगा H2O, आपको मिलेगी हीट और आपको मिलेगी लाइट। ये इक्वेशन आप लोगों को याद रखना है। व्हेनेवर कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड इज कंबस्ट, जलता है, बर्न्ट होता है, तो आपको CO2 मिलेगी, आपको H2O मिलेगा, आपको हीट मिलेगी और आपको लाइट मिलेगी। अब इस रिएक्शन को चाहें तो आप लोग बैलेंस कर सकते हैं। अब बैलेंस कैसे करेंगे, देखो, जब कभी भी आपको कार्बन कंपाउंड्स की रिएक्शन को बैलेंस करना हो तो सबसे पहले बैलेंस करते हैं कार्बन को, फिर बैलेंस करते हैं हाइड्रोजन को, फिर बैलेंस करते हैं ऑक्सीजन को। तो देखिए, हाउ मेनी कार्बन एटम, 1, यहाँ पर भी कितने कार्बन है, 1, तो कार्बन तो बैलेंस है। अब आ जाओ हाइड्रोजन पर।
हाउ मेनी हाइड्रोजन 4, यहाँ कितने हैं 2, तो यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब देखो ऑक्सीजन को बैलेंस करो, यहाँ कितने ऑक्सीजन है 2, और यहाँ भी कितने ऑक्सीजन है, देखो 2 ऑक्सीजन और 2 ऑक्सीजन कितने हो गए 4, इसका मतलब मैं 2 का मल्टीप्लाई यहाँ कर दूंगा। जब कभी भी कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स की बर्निंग होती है तो CO2 H2O हीट और लाइट मिलती है। कार्बन रिएक्शंस को बैलेंस करने के लिए सीक्वेंस आप लोगों को याद रखना है, दैट सीक्वेंस इज कार्बन, हाइड्रोजन, देन ऑक्सीजन। ठीक है, अच्छा और भी देख सकते हैं हम लोग। मान लो मेरे पास है एक गैस है CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसका क्या नाम है, दैट इज इथीन। अब आप लोग IUPAC नेमिंग कर सकते हैं, इथीन ये गैस फॉर्म में है, इसको मैं कंप्लीटली जलाना चाहता हूँ। ठीक है, तो वही इक्वेशन याद रखनी है, CO2 प्लस H2O प्लस हीट प्लस लाइट, ये इक्वेशन आप लोगों को याद रखनी है। ठीक है, अच्छा हीट और लाइट में क्या फ़र्क है, हीट तो एनर्जी की वो फॉर्म है जिससे हमको गर्मी लगती है, और लाइट क्या है कि हमको वहाँ पर उजाला दिखाई देगा। जैसे हम किसी लकड़ी को जलाते हैं तो हमको उससे हीट भी मिलती है, हमको उससे लाइट भी मिलती है, तो हीट और लाइट वो मतलब है यहाँ पर। अच्छा ऑक्सीजन की जगह मैं क्या सिंपल लिख सकता हूँ, एयर, कि जितनी ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है उतनी ऑक्सीजन उसको मिल जानी चाहिए, दैट मीन्स द कंप्लीट ऑक्सीडेशन इज नोन एज कंबशन। चलिए अब इसको बैलेंस करते हैं। सबसे पहले क्या बैलेंस करेंगे, कार्बन, हाउ मेनी कार्बन एटम, देखो 2 कार्बन एटम है, यहाँ पर कितने कार्बन एटम है 1, तो 2 का मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, अब आ जाओ हाइड्रोजन पर, हाउ मेनी हाइड्रोजन एटम 4, यहाँ कितने हैं 2, तो 2 का मल्टीप्लाई कर दीजिए। हाउ मेनी ऑक्सीजन एटम, यहाँ कितने हैं देखो 2 2 4, 4 2 6, तो यहाँ पर 3 का मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो दिस कार्बन कंपाउंड रिएक्शन गेट बैलेंस्ड। और एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है कि आपने ली एक गैस एसिटाइलिन, ठीक है, इस एसिटाइलिन का एक नाम और है, इसको हम लोग वेल्डिंग गैस भी बोलते हैं, वेल्डिंग गैस। आप लोगों को याद हो या आपने देखा हो तो जो वेल्डिंग करने वाले होते हैं उनके पास एक एसिटाइलिन गैस का सिलेंडर होता है और एक ऑक्सीजन गैस का सिलेंडर होता है। अब एसिटाइलिन और ऑक्सीजन को जलाएंगे तो हमको हीट और लाइट मिलेगी। अब एक चीज़ यहाँ पे याद रखना, मैं बताऊँगा आपको, मैं इसको कंप्लीटली ऑक्सीडाइज करना चाहता हूँ और मैंने यहाँ पे ले लिया एयर। अच्छा आप लोग जानते हैं कि एयर में कितने % ऑक्सीजन है, 21% ऑक्सीजन है। ठीक है, अब होगा क्या, CO2 प्लस H2O प्लस हीट प्लस लाइट, ये इक्वेशन आप लोगों को याद रखना है कार्बन कंपाउंड के कंबशन में। चलिए बैलेंस करो, 2 कार्बन एटम तो यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई, 2 हाइड्रोजन एटम, यहाँ पे 2 दूनी 4 और 1 5, तो मैं क्या करूँगा यहाँ 5/2 का मल्टीप्लाई कर दूंगा ऑक्सीजन में, 5/2 का मल्टीप्लाई कर दूंगा ऑक्सीजन में। अब एक चीज़ आप लोगों को याद रखनी है कि हम किसी रिएक्शन में फ्रैक्शन मोल नहीं ले सकते। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया कि 2.5 मोल या 2.5 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन, जबकि मॉलिक्यूल को हम लोग डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, फ्रैक्शन में नहीं लिख सकते। तो हम लोग क्या करेंगे, इस पूरी रिएक्शन को 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो हमको क्या मिलेगा, देखो 2 CH ट्रिपल बॉन्ड CH प्लस 10 ऑक्सीजन गिव्स आउट 4 CO2 प्लस 2 H2O प्लस हीट एंड लाइट। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, फ्रैक्शन को हटाने के लिए पूरी रिएक्शन को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब एक नोट यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट है, ध्यान देने वाला है, उसको समझिए। वो नोट क्या है कि हम लोग एसिटाइलिन गैस के साथ एयर नहीं लेते, जबकि एयर में तो 21% ऑक्सीजन है। हम लोग एसिटाइलिन गैस के साथ जब वेल्डिंग करते हैं तो हम लोग प्योर ऑक्सीजन गैस लेते हैं, ऑक्सीजन गैस का सिलेंडर यूज़ करते हैं, ताकि ऑक्सीजन ज़्यादा अवेलेबल होगी तो ज़्यादा कंबशन होगा, तो ज़्यादा एनर्जी निकलेगी तो वेल्डिंग प्रोसेस अच्छे से होगी। ये क्वेश्चन बनता है बहुत सारे एग्जाम्स में, तो आपको याद रखना है कि एसिटाइलिन गैस को कंप्लीटली या एफिशिएंटली बर्न करने के लिए हम लोग ऑक्सीजन गैस का सिलेंडर इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अच्छा और एक और एग्जाम्पल मैं बता देता हूँ यहाँ पर, 4th एग्जाम्पल। मान लीजिए आपके पास है एल्कोहल, ठीक है, कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड है, इसको भी जलाइए आप लोग। ठीक है, ऑक्सीजन का मतलब क्या लिख सकता हूँ मैं, एयर, और जलाने पर क्या मिलेगा, CO2 प्लस H2O प्लस
हीट को मैं डेल्टा से रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, और लाइट। ठीक है, इसको बैलेंस करिए। हाउ मेनी कार्बन एटम? 1। हाउ मेनी कार्बन एटम? 1। तो कार्बन तो बैलेंस है। अब आ जाओ हाइड्रोजन पर। 1 हाइड्रोजन एटम, 2 हाइड्रोजन एटम। तो मैं क्या करूँगा यहाँ पर, अब इसको बैलेंस करना है हमें। यहाँ पर है 2 हाइड्रोजन एटम, वहाँ पर है 1 हाइड्रोजन एटम, और हाइड्रोजन को यहाँ बैलेंस करूँगा मैं, तो 2 का मल्टीप्लाई कर दिया मैंने। जब 2 का मल्टीप्लाई कर दिया तो कार्बन को बैलेंस करने के लिए भी 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब आ जाओ ऑक्सीजन पर। देखो 2 ऑक्सीजन और 2 ऑक्सीजन, या ऐसे देखिए यहाँ पे काउंट कर लो पहले। 2 2 ज़ा 4, 4 और 1 5, और ये कितनी आ रही है? 2 ऑक्सीजन और 2 ऑक्सीजन, ये आ रही है 4। देखो 2 2 ज़ा 4 प्लस 1 5, यहाँ पे 5 ऑक्सीजन है, यहाँ पे 4 ऑक्सीजन है। तो मैं क्या करता हूँ, इसको 3/2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 3/2 से। तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये 3 ऑक्सीजन और ये 2 ऑक्सीजन, 5 ऑक्सीजन यहाँ पर और 5 ऑक्सीजन यहाँ पर। तो इस तरह से हम लोग इस रिएक्शन को बैलेंस कर देंगे। ठीक है, तो आपको क्या याद रखना है कि कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड का जब कंप्लीट ऑक्सीडेशन करते हैं, मतलब कंबशन करते हैं, तो आपको CO2, H2O, हीट, लाइट मिलेगी। और इस रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए सबसे पहले कार्बन को बैलेंस करो, फिर हाइड्रोजन को बैलेंस करो, फिर ऑक्सीजन को बैलेंस करो। अब हम लोग देखते हैं ऑक्सीडेशन का सेकंड टाइप, दैट इज इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन। हम लोग भी पढ़ते हैं इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन। नाम से ही पता चल रहा है कि इसको ऑक्सीडेशन के लिए जितनी ऑक्सीजन चाहिए उतनी ऑक्सीजन हम लोग प्रोवाइड नहीं करते हैं। इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन को ही बोल देते हैं लिमिटेड ऑक्सीडेशन, कि लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन है। हम लोग एयर में इसको जला नहीं रहे हैं। अगर कोई रिएक्शन एयर में हो रही है तो उसको तो भरपूर ऑक्सीजन मिल सकती है। हम लोग इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, इसको समझिए ये क्या है। देखो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में हम लोग लेते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का आप लोगों को याद हो तो हमने ऑक्सीडेशन और रिडक्शन प्रोसेस पढ़ी थी, उसमें मैंने क्लियर किया था। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो है जो दूसरे को ऑक्सीडाइज करेगा, खुद रिड्यूस हो जाएगा। हम लोग जो यहाँ पर यूज करने वाले हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, एक तो है कोल्ड एल्कलाइन पोटेशियम परमैंगनेट, और दूसरा है एसिडिक पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7। एक है कोल्ड एल्कलाइन KMnO4 और दूसरा है एसिडिफाइड या एसिडिक मीडियम में पोटेशियम डाइक्रोमेट। नाम लिख देता हूं, पोटेशियम डाइक्रोमेट, इस तरह से। ठीक है, अब देखिए अगर मैं यहां पर ऑक्सीडाइज मैं लेता हूं एल्कोहल, मान लीजिए मैंने एग्जाम्पल लिया CH3CH2OH, और मैं इसका ऑक्सीडेशन करना चाहता हूं, मान लीजिए एल्कलाइन KMnO4 के साथ में। एल्कलाइन, अच्छा एल्कलाइन को मैं ऐसे दिखा सकता हूं OH नेगेटिव। एल्कलाइन KMnO4 है, कोल्ड है। एक पॉइंट और याद रखना आप लोग, कोल्ड एल्कलाइन KMnO4 का नाम होता है बेयर्स रिएजेंट। पूछा जाएगा आप लोगों से, बेयर्स रिएजेंट। ठीक है, बेयर्स रिएजेंट, और ये पिंक कलर का होता है। किस कलर का? पिंक कलर का, पिंक कलर। चलिए, जब मैं एल्कोहल की रिएक्शन कराता हूं एल्कलाइन KMnO4 के साथ या एसिडिफाइड K2Cr2O7 के साथ में, तो ये जो एल्कोहल बना है इसका कंप्लीट ऑक्सीडेशन नहीं होगा। कंप्लीट ऑक्सीडेशन कब होता है? जब इसको एक्सेस अमाउंट में ऑक्सीजन मिलती। यहां पर क्या होगा कि दिस एल्कोहल चेंज इनटू एसिड CH3COOH में बदल जाएगा। इसका नाम है इथेनॉल, इथेनॉल, और इसका नाम है इथेनोइक एसिड। तो एल्कोहल विल चेंज इनटू एसिड। इंपॉर्टेंट है, याद रखना है आप लोगों को। चलिए, अच्छा यहीं पर अगर मैं ऑक्सीडेशन करूं, याद रखना आप लोग, मैं ऑक्सीडेशन करूं एल्कीन का CH2 डबल बॉन्ड CH2, ठीक है, और मैंने यहां पर इसका ऑक्सीडेशन कर दिया एल्कलाइन KMnO4 के साथ में, मतलब बेयर्स रिएजेंट के साथ में मैंने इसकी रिएक्शन करा दी। बेयर्स रिएजेंट के साथ में रिएक्शन करा दी तो क्या होगा? बहुत ध्यान से देखना आप लोग। अच्छा, इसका कलर कैसा होता है? पिंक।
पिंक कलर का है बेयर्स रिएजेंट। अब मैं इसको जैसे ही किसी अनसैचुरेटेड कंपाउंड के साथ रिएक्शन कराऊंगा तो होता क्या है कि ये डबल बॉन्ड को ब्रेक कर देगा और यहाँ पर लगा देगा OH OH, और इसका पिंक कलर विल गेट डिसअपियर, पिंक कलर गेट डिसअपियर। इसका मतलब ये एक तरह का इंडिकेटर भी है, ये एक तरह का इंडिकेटर है कि मान लीजिए कोई किसी कंपाउंड में डबल बॉन्ड प्रेजेंट है या नहीं प्रेजेंट है। आप लोग KMnO4 के साथ रिएक्शन करा दो, अगर KMnO4 का पिंक कलर डिसअपियर हो गया तो उसमें अनसैचुरेशन है, अगर वो पिंक कलर एज सच बना रहा है तो उसमें अनसैचुरेशन नहीं है। मैं नोट करके ये वाला पॉइंट आपको बता देता हूँ। नोट, बेयर्स reagent is used to identify unsaturation in compound, ठीक है। बेयर्स रिएजेंट, अगर हम लोग सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड कंपाउंड में अगर डिफरेंस की बात करें, डिस्टिंग्विशनेस की बात करें सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड कंपाउंड की, तो देखिए एक पॉइंट और मैं बता देता हूं आपको। सैचुरेटेड कंपाउंड को अगर आप लोग जलाते हैं, अगर आप लोग इसको बर्न करते हैं तो आपको मिलेगी क्लीन फ्लेम, ऐसी फ्लेम मिलेगी जिसमें कोई धुआं नहीं होगा। अगर अनसैचुरेटेड कंपाउंड को अगर आप लोग जलाते हैं तो आपको मिलेगी सूटी फ्लेम, उसमें धुआं बहुत होगा। तो ये भी एक तरह का डिस्टिंग्विश टेस्ट है, ये भी एक तरह का टेस्ट है। या तो आप लोग बेयर्स रिएजेंट यूज कर लीजिए या आप लोग बर्न करके भी पता कर सकते हैं। अगर क्लीन फ्लेम है तो सैचुरेटेड, अगर सूटी धुएं वाली फ्लेम है तो अनसैचुरेटेड। तो हम लोग पढ़ते हैं सेकेंड केमिकल प्रॉपर्टी, दैट इज एडिशन रिएक्शन। एडिशन रिएक्शन ये क्या है इसको समझिए। देखो एडिशन का मतलब सिंपल हम लोग जानते ही हैं, एडिशन रिएक्शन होती है अनसैचुरेटेड कंपाउंड में। अब अनसैचुरेटेड कंपाउंड क्या होते हैं, जिनके कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड होता है। मान लीजिए मैंने लिया यहाँ पर एल्कीन, क्या लिया मैंने यहाँ पर एल्कीन, ठीक है। एल्कीन में अनसैचुरेशन है, मैं इसमें ऐड करा दूँ हाइड्रोजन और यहाँ पे मुझको लेना है निकल, ठीक। और एक टेम्परेचर मान लीजिए 350 डिग्री सेल्सियस मैंने टेम्परेचर ले लिया है। तो यहाँ पर क्या होगा कि डबल बॉन्ड तो ब्रेक हो जाएगा और डबल बॉन्ड को हटाकर दोनों जगह जुड़ जाएंगे हाइड्रोजन। ये कैसा कंपाउंड है, अनसैचुरेटेड। ये कैसा हो गया, सैचुरेटेड। समझ रहे हैं आप लोग। अच्छा, ये है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, तो मैं इसको क्या बोल सकता हूँ, इस रिएक्शन को सिंपली मैं बोल सकता हूँ हाइड्रोजिनेशन। हाइड्रोजिनेशन, ये अनसैचुरेटेड कंपाउंड है, ये सैचुरेटेड कंपाउंड है। अनसैचुरेटेड कंपाउंड होते हैं अनस्टेबल, मतलब ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं। अनसैचुरेटेड कंपाउंड होते हैं रिएक्टिव और सैचुरेटेड कंपाउंड होते हैं स्टेबल। अब आप लोग समझिए, जो कंपाउंड रिएक्टिव होता है उसकी एनर्जी होती है ज़्यादा, उसकी एनर्जी ज़्यादा होती है, और जो स्टेबल कंपाउंड हैं उनकी एनर्जी होती है कम। अब मान लीजिए इसकी एनर्जी है 100 और इसकी एनर्जी है 60, तो जो एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी निकलता है उसको बोलते हैं हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन। याद रखना है, क्या बोलते हैं, हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन, ठीक है। अब एक चीज़ देखिए, ये सेम रिएक्शन हम लोग यूज़ करते हैं हाइड्रोजिनेशन ऑफ वेजिटेबल ऑयल में। आप लोग जानते हैं कि जो वेजिटेबल ऑयल है वो वेजिटेबल ऑयल लिक्विड फॉर्म में है। अगर हमको उसे एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करना है तो लिक्विड को ट्रांसपोर्ट करना थोड़ा सा डिफिकल्ट है, तो हम लोग क्या करते हैं, उस वेजिटेबल ऑयल को हम लोग हाइड्रोजनेशन करा देते हैं जिससे वो बन जाता है सॉलिड, और फिर उसको एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र कर देते हैं। और जब वो एक पर्टिकुलर जगह पर पहुँच गया तो हम लोग उसमें से फिर हाइड्रोजन को निकाल लेते हैं, तो दोबारा से क्या बन जाएगा, वो अनसैचुरेटेड। तो इसको बोलते हैं दिस रिएक्शन इज यूज्ड इन, मैं यहाँ लिख देता हूँ, दिस रिएक्शन is used in hydrogenation of vegetable oil, हाइड्रोजनेशन ऑफ वेजिटेबल ऑयल, ठीक है। अब देखिए एक चीज,
वेजिटेबल ऑयल है अनसैचुरेटेड। वेजिटेबल ऑयल कैसे हैं? अनसैचुरेटेड है। अनसैचुरेटेड है इसका मतलब कैसे हैं? रिएक्टिव हैं। मैंने आपको पहले भी बताया है अनसैचुरेटेड हैं तो कैसे हैं? रिएक्टिव हैं। अगर हम लोग अपनी डाइट में वेजिटेबल ऑयल लेते हैं जो कि रिएक्टिव है तो वो हमारी रिएक्शन में हमारे डाइजेशन में इजीली वो जो है डाइजेस्ट हो जाएगा, हमारी बॉडी के अंदर इजीली डाइजेस्ट हो जाएगा। लेकिन अगर हम लोग लेते हैं सैचुरेटेड कंपाउंड, लाइक हम लोग लेते हैं देसी घी या हम लोग लेते हैं डालडा, तो ये कैसे हैं भाई? ये हैं सैचुरेटेड कंपाउंड। अब सीधे से ऐसे भी समझ लो कि ऐसा कंपाउंड जो सर्दियों में जम जाते हैं वो है देसी घी, डालडा और नारियल का तेल, कोकोनट ऑयल, ये सब जम जाते हैं। इसका मतलब ये सैचुरेटेड है, ये हमारे डाइजेशन में डाइजेस्ट नहीं होंगे इजीली और ये हमारी स्किन के अंदर डिपॉजिट होते जाएंगे और ये कोलेस्ट्रॉल लेवल को बढ़ा देंगे। तो अकॉर्डिंग टू डॉक्टर्स हमारे लिए हेल्दी क्या है? वेजिटेबल ऑयल, जो कि कैसे हैं? अनसैचुरेटेड हैं। अच्छा, एडिशन रिएक्शन का एक और एग्जाम्पल बताऊं आपको। जैसे मान लीजिए मैंने लिया एल्काइन, ये मेरे पास एल्काइन है। एल्काइन में एक ट्रिपल बॉन्ड है। अगर मैं इसको सैचुरेटेड करना चाहता हूँ तो देखो एक डबल बॉन्ड ये है और एक ये है, तो मुझे 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन लेने पड़ेंगे। ये होगा निकिल और यहाँ पे लगभग 350 डिग्री टेम्परेचर और ये मुझको मिल जाएगा C सिंगल बॉन्ड C, 2 हाइड्रोजन इधर, 2 इधर, 2 इधर, 2 इधर, तभी तो मैंने 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन लिए हैं। और यहाँ पर सिंगल मोल्स ऑफ हाइड्रोजन लिया है सिंपली। यहाँ पर भी हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन निकलेगी, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। जितनी ज़्यादा हाइड्रोजन ऐड होगी उतनी ज़्यादा हीट निकलेगी। तो आप लोग मुझे बताइए, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन ऐड हुई हैं और यहाँ पर 4 हाइड्रोजन ऐड हुई हैं, तो कहाँ पर हीट ज़्यादा निकलेगी? यहाँ पर हीट ज़्यादा निकलेगी। ठीक है। अच्छा, एडिशन रिएक्शन में एक और मैं बताता हूँ आपको, बहुत इंपॉर्टेंट। ये तो हो गया सिंपल हाइड्रोजनेशन, ये 2 पॉइंट A हो गया हाइड्रोजनेशन। अब मैं आपको बताता हूँ यहाँ 2 पॉइंट B, दैट इज ब्रोमिनेशन। हम लोग ब्रोमिनेशन करा रहे हैं एल्कीन में। एक्चुअली में ये किसी सैंपल पेपर में क्वेश्चन है तो मैं इसको थ्योरी में आपको नोट करा देता हूँ। देखिए मेरे पास है ये एल्कीन। एल्कीन कैसी है? अनसैचुरेटेड। ठीक, अनसैचुरेटेड है। अगर मैं इसका ब्रोमिनेशन कराता हूँ, ब्रोमीन कैसा है भाई? ब्रोमीन अकेली ऐसी नॉन मेटल है जो किस में पाई जाती है? लिक्विड में। ऐसा एलिमेंट है जो लिक्विड स्टेट में पाया जाता है। चलिए, और जब हम लोग इसका एडिशन करते हैं तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा। ठीक है, एक ब्रोमीन यहाँ, एक ब्रोमीन यहाँ, और ब्रोमीन भी होती है पिंक कलर की, पिंक कलर। और जैसे ही ये अनसैचुरेटेड बॉन्ड में एडिशन रिएक्शन शो करेगी तो इसका पिंक कलर क्या हो जाएगा? पिंक कलर डिसअपीयर हो जाएगा। तो एक तरह से ये भी टेस्ट ऑफ अनसैचुरेशन है। हम लोग ब्रोमीन का ऐड करके क्या पता कर सकते हैं कि उस कंपाउंड में अनसैचुरेशन है कि नहीं है, इसको हम लोग पता कर सकते हैं। ठीक है, तो टेस्ट ऑफ अनसैचुरेशन 3 मिल गए आपको। एक तो मिल गया कि अगर हम लोग सैचुरेटेड कंपाउंड को जलाते हैं तो वो क्लीन फ्लेम देगा, अनसैचुरेटेड को जलाएंगे तो वो सूटी फ्लेम देगा। सैचुरेटेड कंपाउंड के साथ में KMnO4 का एडिशन करोगे तो पिंक कलर डिसअपीयर नहीं होगा। अनसैचुरेटेड कंपाउंड के साथ KMnO4 का एडिशन करोगे तो पिंक कलर डिसअपीयर हो जाएगा। सेम चीज जब ब्रोमिनेशन करोगे अनसैचुरेटेड कंपाउंड में तो पिंक कलर डिसअपीयर हो जाएगा। ठीक है, तो नाउ लेट्स कम टू द थर्ड केमिकल प्रॉपर्टीज, दैट इज सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। Third type of reaction is chemical property is substitution reaction. Substitution reaction. देखिए सब्स्टिट्यूशन को हम लोग यहाँ पे सिंपल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी बोल सकते हैं। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन मतलब जो मोर रिएक्टिव पार्ट है वो लेस रिएक्टिव पार्ट को डिस्प्लेस कर देगा। मान लीजिए मेरे पास है सैचुरेटेड कंपाउंड। अब देखो सैचुरेटेड कंपाउंड में एडिशन रिएक्शन तो नहीं हो सकती है। सैचुरेटेड कंपाउंड में मान लीजिए मेरे पास है CH4, मैं इसे लिख देता हूँ CH3H, सैचुरेटेड है। यहाँ पर मैं इसकी रिएक्शन कराता हूँ क्लोरीन के साथ सनलाइट की प्रेजेंस में। हम लोग सनलाइट को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं HNu, या आप लोग लिख सकते हैं सनलाइट। ठीक है जी, तो क्या होगा यहाँ पे? इस हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देगा Cl, तो आपको मिल जाएगा CH3Cl। ऐसा भी पॉसिबल है कि 2 क्लोरीन 2 हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर दें। ऐसा भी पॉसिबल है कि 3 क्लोरीन 3 हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर दें। ऐसा भी पॉसिबल है कि चारों
हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर दें क्लोरीन, तो आप लोगों को मिक्सचर ऑफ हैलोजन कंपाउंड यहाँ पर मिलेगा। ठीक, तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन किस में होती है, सैचुरेटेड कंपाउंड में होती है, बिकॉज दे ऑलरेडी आर सेटिस्फाइड। तो एडिशन रिएक्शन तो नहीं हो सकती, एडिशन रिएक्शन तो केवल अनसैचुरेटेड कंपाउंड में हो सकती है। तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन किसकी प्रॉपर्टी है, सैचुरेटेड कंपाउंड की। चलिए, तो देखिए स्टूडेंट, ये हो गया मेरे पास केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन कंपाउंड। तो नाउ लेट्स स्टार्ट some important compounds of carbon, important compounds of carbon। important compounds of carbon, इसको देखिए, सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं इथेनॉल। इथेनॉल बहुत इंपॉर्टेंट है। इथेनॉल, इथेनॉल का फॉर्मूला क्या है, CH3CH2OH। अच्छा, इसका बॉइलिंग पॉइंट है केवल कितना, 351 केल्विन। 351 केल्विन टेम्परेचर है। इसका मतलब ये कैसा लिक्विड है, इट इज़ वॉलेटाइल लिक्विड, इट इज़ वॉलेटाइल लिक्विड। इसीलिए हम इसको क्या करते हैं, एयर टाइट कंटेनर में रखते हैं। अगर हमने एल्कोहल का ओपनली रख दिया उसको, तो दिस एल्कोहल विल गेट इवेपोरेट, क्योंकि इसका बॉइलिंग पॉइंट केवल 351 केल्विन है। आप इसको डिग्री सेल्सियस में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, इसमें से 273 माइनस कर दीजिए तो आपको डिग्री सेल्सियस में मिल जाएगा। चलिए, और देखो इथेनॉल का यूज़ किया जाता है, इट इज़ यूज्ड एज सॉल्वेंट इन मेडिसिन। बहुत सारी मेडिसिन में हम लोग एल्कोहल को यूज़ करते हैं। आप लोगों को पता होगा कि होम्योपैथी में तो सभी दवाओं में लगभग एल्कोहल डाला जाता है। होम्योपैथी में जो छोटी छोटी दवाई आती हैं वाइट कलर की, उसमें ऊपर से वो एल्कोहल का ही टिंचर या एल्कोहल का ही सॉल्यूशन है वो डालते हैं। तो एल्कोहल एक बहुत ही मेडिकेटेड लिक्विड है जिसको दवाइयों में सॉल्वेंट की तरह इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अगर इसको ड्रिंकिंग पर्पस से यूज़ किया जाता है, ड्रिंकिंग पर्पस से अगर इसको यूज़ करते हैं ड्रिंकिंग पर्पस से, तो क्या क्या हो सकता है भाई। एक तो याद रखो कि ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम को सप्रेस कर देता है। क्या कर देता है, सप्रेस, मतलब उसको बीपी लो कर देता है, ऐसे समझ लीजिए, सप्रेसेंट है ये। और ड्राउजीनेस क्रिएट करता है, ड्राउजीनेस मतलब मदहोशी अवस्था, ड्राउजीनेस, कामनेस। ये जो बहुत सारे लोग ड्रिंक करके सो जाते हैं ताकि उनको एंजाइटी वगैरह ना हो, तो CNS सप्रेसेंट है, ड्राउजीनेस है, कामनेस है, ठीक है। और थोड़ा सा सेडेशन भी है, नशा टाइप का भी है इसमें। इसीलिए जो आप लोग कफ सिरप लेकर आते हैं तो उसमें लिखा रहता है कि कफ सिरप लेने के बाद ड्राइविंग ना करें, क्योंकि उसमें एल्कोहल होता है। चलिए, अच्छा, अब एक चीज़ याद रखें आप लोग कि 98 से लेकर 99% एल्कोहल अवेलेबल है, उसको बोलते हैं। अच्छा, एक पॉइंट और बता दूं पहले इससे कि इथेनॉल इतना इम्पोर्टेंट है कि इथेनॉल को ही जनरल एल्कोहल बोल दिया जाता है। इथेनॉल, हालांकि एल्कोहल में बहुत सारे आते हैं, मीथेनॉल, प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल, लेकिन इथेनॉल इतना फेमस है कि इथेनॉल जहाँ लिखा हो तो समझ लीजिए एल्कोहल है, और एल्कोहल जहाँ लिखा हो समझ लीजिए इथेनॉल है। तो 98 से 99% ऑफ एल्कोहल को क्या बोलते हैं, एब्सोल्यूट एल्कोहल, एब्सोल्यूट एल्कोहल। और ये कहाँ प्रोवाइड किया जाता है, ये लेबोरेटरी वगैरह में प्रोवाइड करते हैं। जो स्टूडेंट, जो रिसर्चर जो होते हैं वो रिसर्च करते हैं, उसमें जो एल्कोहल प्रोवाइड करते हैं दैट इज 98 से 99% प्योर एल्कोहल रहता है। अगर 95% एल्कोहल है, 95% एल्कोहल, इसको बोलते हैं रेक्टिफाइड स्पिरिट, रेक्टिफाइड स्पिरिट, ठीक है जी। चलिए, और एक चीज़ देखिए कि हम लोग जानते हैं कि एल्कोहल ड्रिंकिंग पर्पस के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो मान लो हमने लेबोरेटरी में, गवर्नमेंट ने लेबोरेटरी में एब्सोल्यूट एल्कोहल प्रोवाइड किया और वो कंज्यूम हो सकता है, उसका जो मिसयूज़ हो सकता है, तो गवर्नमेंट क्या करती है, उस एल्कोहल को डीनेचर्ड एल्कोहल बदल देती है। मतलब क्या हुआ कि जो हमने इथेनॉल प्रोवाइड किया है, इथेनॉल, उसमें मिला देती है मीथेनॉल। क्यों मिला देती है अभी बताऊंगा मैं आपको। मीथेनॉल, क्योंकि मीथेनॉल है पॉइजनस, मीथेनॉल क्या है, पॉइजनस है। और इसमें मिला देती है पायरिडीन, पायरिडीन, और इसमें मिला देती है कॉपर सल्फेट। अब क्यों क्यों मिला दी बताइए। देखो, इथेनॉल को ड्रिंकिंग पर्पस में मिसयूज़ कर सकते हैं, चाहे वो लेबोरेटरी में प्रोवाइड किया गया हो। उसमें मिला दिया मीथेनॉल, क्योंकि मीथेनॉल है पॉइजनस, तो लोगों में डर रहेगा कि भाई अगर मैं इसको पी लूँगा तो ये पॉइजन है। क्योंकि मीथेनॉल से क्या हो जाता है, मीथेनॉल से ब्लाइंडनेस हो सकती है, अंधापन हो सकता है, और ब्लाइंडनेस भी हो सकती है, डेथ भी हो सकती है। तो लोग बाग डरते हैं, फिर उस एल्कोहल को कंज्यूम नहीं करते हैं।
पायरिडिन इसलिए मिला देते हैं ताकि उसका टेस्ट और कड़वा हो जाए। कॉपर सल्फेट इसलिए मिला देते हैं ताकि उसका कलर ब्लू कलर जैसा हो जाए, तो वो लगे ऐसा कि कहीं मिट्टी का तेल तो नहीं है, केरोसिन तो नहीं है। अच्छा, इथेनॉल में जब ये सारी चीज़ें मिला देते हैं तो इसको बोलते हैं डीनेचर्ड एल्कोहल। क्या बोलते हैं? डीनेचर्ड एल्कोहल। ठीक है, अब एक पॉइंट और समझिए कि जब कोई व्यक्ति इथेनॉल को कंज्यूम करता है, CH3CH2OH को, तो ये मेटाबोलाइज होकर बनाता है CH3CHO। देखो ये तो है इथेनॉल, इथेनॉल, और ये है इथेनल, इथेनल। ठीक है, ये जो इथेनल है ये ड्राउजीनेस या जो भी क्रिएट करता है। अगर मैंने ले लिया मान लो मीथेनॉल CH3OH, ये कन्वर्ट हो जाएगा मीथेनल में, मीथेनल, क्योंकि एक कार्बन एटम है तो मैथ, सिंगल बॉन्ड है तो एन, और CHO ग्रुप है तो अल। ये क्या करता है, ये कोशिकाओं के अंदर, सेल के अंदर जो प्रोटोप्लाज्म है उस प्रोटोप्लाज्म को कोएगुलेट कर देगा, कोएगुलेट कर देगा, सेल की डेथ कर देगा। तो इस मीथेनल से या तो ब्लाइंडनेस हो जाएगी, ब्लाइंडनेस, या उस व्यक्ति की डेथ हो जाएगी। ठीक है, तो इसीलिए जो गवर्नमेंट है वो इथेनॉल को क्या बना देती है, डीनेचर्ड एल्कोहल बना देती है। स्टूडेंट अब हम लोग स्टार्ट करते हैं इंपॉर्टेंट रिएक्शन ऑफ इथेनॉल, इंपॉर्टेंट रिएक्शन ऑफ इथेनॉल। चलिए, इंपॉर्टेंट रिएक्शन ऑफ इथेनॉल। सबसे पहला है रिएक्शन विद सोडियम। अगर हम लोग इथेनॉल की रिएक्शन सोडियम के साथ करते हैं तो क्या होगा, रिएक्शन विद सोडियम। देखो इथेनॉल का फॉर्मूला हम लोग जानते ही हैं, CH3CH2OH। इसकी रिएक्शन कराएं सोडियम के साथ, तो सोडियम क्या है भाई, मेटल है। अब एक चीज़ याद रखें आप लोग, ये वाला जो हाइड्रोजन है ये जुड़ा हुआ है ऑक्सीजन से। ऑक्सीजन है इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, मतलब हम लोग अगले चैप्टर में पढ़ेंगे पीरियोडिक प्रॉपर्टी वाले चैप्टर में कि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3.5 है, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है 3.5, और जिस एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3 या 3 से ज़्यादा होती है हम लोग उसको मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम बोल देते हैं। अगर उससे कोई हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है तो उसको बोलते हैं एक्टिव हाइड्रोजन, और इस एक्टिव हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देता है कोई भी मेटल। तो यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन को हटा दीजिए और उसकी जगह क्या लग जाएगा, उसकी जगह लग जाएगा सोडियम, और हाइड्रोजन गैस हो जाएगी रिलीज, हाइड्रोजन गैस लिबरेट हो जाएगी। तो जब भी हम लोग इथेनॉल में सोडियम डालेंगे तो उसमें से हाइड्रोजन गैस की एफरवेसेंस या हाइड्रोजन गैस के बबल्स निकलेंगे। ठीक है, ये हाइड्रोजन गैस ऊपर निकलेगी। इसका देखो ये तो है इथेनॉल, इथेनॉल है, इसको बोलेंगे सोडियम इथॉक्साइड, सोडियम इथॉक्साइड। क्योंकि देखो समझो ये तो है बेस, सोडियम क्या है, बेस। इथेनॉल क्या हो गया इसके लिए, एसिड, क्योंकि इसने हाइड्रोजन दी है, तो ये बन गया सॉल्ट एक तरह से। ठीक है, तो ये है सेकंड प्रॉपर्टी। देखो सेकंड है रिएक्शन विद, इथेनॉल की बात कर रहे हैं हम लोग, रिएक्शन विद कंसंट्रेटेड H2SO4। कंसंट्रेटेड H2SO4 हमेशा याद रखना ये डिहाइड्रेटिंग एजेंट है। मतलब क्या है कि जब भी किसी कंपाउंड में अगर पानी प्रेजेंट है तो उसको बाहर निकाल देगा ये। मैंने लिखा CH3CH2OH, CH3, अच्छा CH3 को मैं ऐसे लिख देता हूँ CH2 इस तरह से, ये CH3CH2OH है। मैंने लिया कंसंट्रेटेड H2SO4 और टेम्परेचर मैंने लिया है 170 डिग्री सेल्सियस। याद रखना टेम्परेचर यही होना चाहिए 170 डिग्री सेल्सियस। तो क्या होगा देखो H2O इस मॉलिक्यूल में से निकल जाएगा। तो जैसे ही H2O निकलेगा तो देखो CH2 और डबल बॉन्ड CH2 और ये वाटर बाहर निकल जाएगा। तो वाटर निकल गया है उसको बोलेंगे डिहाइड्रेशन। किसने कराया, कंसंट्रेटेड H2SO4 ने। ठीक है, अगर अच्छा एक और देखिए, अगर हम लोग इथेनॉल की रिएक्शन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ में करें, रिएक्शन विद ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिएक्शन विद ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो क्या होगा देखो, इससे पहले भी हमने पढ़ रखा है ये। मेरे पास है CH3CH2OH। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या लिया हमने ले लिया बेयर्स रिएजेंट,
बेयर्स रिएजेंट, तो क्या बन जाएगा ये बन जाएगा CH3COOH। इथेनॉल किस में बदल जाएगा? इथेनोइक एसिड में बदल जाएगा। तो दीज आर दी इंपोर्टेंट केमिकल रिएक्शंस ऑफ इथेनॉल। अच्छा, इथेनॉल को एज ए फ्यूल भी यूज किया जा रहा है। जो यूरोपियन कंट्रीज हैं वो क्या कर रहे हैं आजकल, यूरोपियन कंट्रीज कि पेट्रोल के साथ में कुछ परसेंटेज में एल्कोहल भी मिला देते हैं, क्योंकि एल्कोहल भी तो वॉलेटाइल लिक्विड है, ये भी बहुत जल्दी फायर कैच करता है, तो ये भी हीट प्रोड्यूस कर सकता है, तो इसको हम लोग यूज़ कर रहे हैं। अच्छा, एल्कोहल बनाने के लिए शुगर केन का फर्मेंटेशन कर देते हैं, गन्ने का फर्मेंटेशन करते हैं मोलासिस, MOLASSES, और फिर फर्मेंटेशन के द्वारा हम लोगों को एल्कोहल मिल जाता है इस तरह से। ठीक है, तो एल्कोहल का प्रोडक्शन हो रहा है शुगर केन से, और एल्कोहल को एज ए पावरफुल फ्यूल भी हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। अब हम लोग आते हैं इंपॉर्टेंट कार्बन कंपाउंड्स में, सेकंड है इथेनोइक एसिड। इथेनोइक एसिड, इथेनोइक एसिड है देखो CH3COOH। इसका कॉमन नेम है एसिटिक एसिड, जिसको हम लोग विनेगर भी कहते हैं, विनेगर भी कहते हैं। अच्छा, एक पॉइंट याद रखें, इसका बॉइलिंग पॉइंट है केवल 391 केल्विन, एल्कोहल का था 351 केल्विन, और इसका मेल्टिंग पॉइंट है 90 केल्विन। आप समझ लीजिए आप लोग कि अगर मैं इसमें से 273 माइनस कर दूं तो कितना आएगा, 17 डिग्री सेल्सियस। तो विंटर सीजन में लगभग टेम्परेचर इतना ही हो जाता है, 17 डिग्री सेल्सियस। तो विंटर सीजन में ये एसिटिक एसिड जम जाता है, क्रिस्टल्स बना देता है। समझिए उसको। अभी अगर एसिटिक एसिड मेरे पास 5 to 7% है एसिटिक एसिड, तो हम लोग इसको बोलते हैं विनेगर। क्या बोलते हैं? विनेगर। और यही 5 to 7% एसिटिक एसिड विंटर सीजन में क्या कर देता है? क्रिस्टल बना देता है। विंटर सीजन में क्या बना देगा? क्रिस्टल। तो इसी को बोलते हैं ग्लेशियल एसिटिक एसिड। ग्लेशियल एसिटिक एसिड याद रखना है आप लोगों को। ये एसिटिक एसिड के ही रूप हैं विनेगर और ग्लेशियल एसिटिक एसिड। चलिए हम लोग पढ़ रहे हैं अब इथेनोइक एसिड। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन मैंने पहले ही कर दिया है इसका। इथेनोइक एसिड फॉर्मूला आप लोग जानते ही हैं, CH3COOH। चलिए अच्छा, ये जो इथेनोइक एसिड है एसिडिक करेक्टर है इसका, एसिडिक करेक्टर। इसका मतलब इट विल रिलीज H+ आयन। ये क्या रिलीज करेगा? H+ आयन। लेकिन इसका जो एसिडिक करेक्टर है वो मिनरल एसिड से कम है। जैसे मिनरल एसिड कौन होते हैं? जैसे हाइड्रोजन क्लोराइड है, सल्फ्यूरिक एसिड है, वो तो मिनरल एसिड है, वो ज़्यादा एसिडिक हैं। लेकिन कार्बोक्सिलिक एसिड जो है वो लेस एसिडिक है, क्योंकि ये कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड है, क्योंकि इसमें कोवलेंट बॉन्ड है। चलिए अब हम लोग बात करते हैं रिएक्शन ऑफ इथेनोइक एसिड। हम लोग इंपॉर्टेंट रिएक्शन पढ़ेंगे इथेनोइक एसिड की। तो सबसे पहली है रिएक्शन विद एल्कोहल। इंपॉर्टेंट है रिएक्शन विद एल्कोहल। देखिए मेरे पास है एसिटिक एसिड CH3COOH। इसकी रिएक्शन कराते हैं हम लोग इथेनॉल से CH3CH2OH, और हम लोग लेते हैं यहाँ पर H2SO4, कंसंट्रेटेड H2SO4। ठीक, अब क्या होगा देखिए यहाँ कि एसिटिक एसिड का OH और इथेनॉल का हाइड्रोजन आपस में रिएक्शन करेंगे और H2O को निकाल देंगे। ध्यान से देखिए, तो देखो ये बन जाएगा CH3CO और ये आ जाएगा OC2H5 प्लस H2O। मैं दोबारा से बताता हूँ आपको। देखो मैं CH3COOH को ऐसे लिख सकता हूँ CH3COOH, और मैं इसको उल्टा करके लिख देता हूँ ये OH CH2 और CH3। हुआ क्या है, इसका OH इसका H आपस में रिएक्शन कर ली और ये बना दिया मेरे पास प्रोडक्ट। इस प्रोडक्ट का नाम है ईस्टर्स। और ये ईस्टर क्या है भाई? ये ईस्टर है स्वीट स्मेलिंग, इसमें से स्मेल आती है, और इसी स्वीट स्मेलिंग सब्सटेंस को हम लोग यूज़ करते हैं परफ्यूम्स वगैरह में। हम लोग परफ्यूम वगैरह में इसको इस्तेमाल करते हैं। तो H2SO4 का क्या काम रहा है यहाँ पर? इसने यहाँ पर H2O को रिमूव किया है, तो एक तरह से डिहाइड्रेटिंग एजेंट है और साथ में ये कैटलिस्ट भी है। तो H2SO4 ने दोनों काम किए हैं, कैटलिस्ट का भी काम किया है और
डिहाइड्रेटिंग एजेंट का भी काम किया है। अभी आप लोग नहीं समझ पाएंगे कैटलिस्ट क्या है तो उसको छोड़ दीजिए, आप लोग डिहाइड्रेटिंग एजेंट है उसको याद रखिए। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि व्हाट इज द रोल ऑफ दिस H2SO4, तो इट इज यूज्ड एज डिहाइड्रेटिंग एजेंट, डिहाइड्रेटिंग एजेंट, ठीक है। चलो अच्छा, अब हम लोग आते हैं, अच्छा एक पॉइंट और बता दूं यहाँ पर कि जैसे ही ये ईस्टर का फॉर्मेशन हो जाए हमें तुरंत यहाँ से इस ईस्टर को निकाल लेना है, क्योंकि ईस्टर के साथ जो पानी बना है इस पानी के साथ जुड़कर ये दोबारा इस रिएक्शन को क्या कर देगा, रिवर्सिबल कर देगा। तो एज सून एज द ईस्टर इज फॉर्म्ड इट शुड बी रिमूव्ड फ्रॉम द प्रोडक्ट साइड। इस ईस्टर को तुरंत की तुरंत हटा लेना चाहिए, या तो ईस्टर को हटा लेना चाहिए या पानी को हटा लेना चाहिए, कैसे भी करके इन दोनों के बीच में रिएक्शन नहीं होनी चाहिए। तो ये थी पहली रिएक्शन। चलो अब मैं आता हूं यहाँ पे सेकेंड टाइप ऑफ रिएक्शन, दैट इज रिएक्शन विद, अच्छा इसी एक और बताता हूं, ये जो ईस्टर बन चुका है अगर इस ईस्टर की बेस के साथ रिएक्शन करा दूं, देखो ये जो ईस्टर बना है CH3CO2H5, इसकी रिएक्शन करा दीजिए NaOH के साथ में, तो आपको क्या मिल जाएगा, आपको मिल जाएगा CH3, ये जो NaOH है इट विल डिसोसिएट लाइक एस, देखो यहाँ पे जुड़ जाएगा हाइड्रोजन और यहाँ पे जुड़ जाएगा ONA, तो आपको मिलेगा CH3COONA प्लस C2H5OH, C2H5OH। ये जो मिला है मेरे को सोडियम सॉल्ट, ये जो सोडियम सॉल्ट मिला है इसी सोडियम सॉल्ट को हम लोग बोलते हैं आगे चल के सोप या डिटर्जेंट। अगर ये जो मैंने एसिटिक एसिड जो लिया है अगर ये लॉन्ग कार्बन चेन कंटेनिंग फैटी एसिड होता है, इसमें 17-18 कार्बन एटम होते तो ये फैटी एसिड हो जाता लॉन्ग चेन कार्बन कंटेनिंग, और तब हम लोग इसका एस्टेरिफिकेशन कर देते तो यह लंबी चेन वाला ईस्टर बनता। तब मैं इसका अगर NaOH के साथ रिएक्शन करता तो बन जाता सूप, तो उस रिएक्शन को हम लोग बोल देते हैं सैपोनिफिकेशन, सैपोनिफिकेशन प्रोसेस, याद रखना है आपको। चलिए अब बताइए थर्ड केमिकल प्रॉपर्टी, दैट इज रिएक्शन विद बेस। अगर मैं एसिटिक एसिड की रिएक्शन बेस के साथ कराऊं, जैसे मैंने लिखा CH3COOH प्लस NaOH, तो हम लोग जानते हैं ये बेस है ये एसिड है, तो क्या बन जाएगा सॉल्ट, तो CH3COONA। ऐसे ही अगर मान लीजिए मेरे पास है CH3COOH और मेरे पास है सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3, दिस इज सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट जिसको बेकिंग सोडा भी बोलते हैं। तो ये क्या करेगा, देखो यहाँ से एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देगा एक सोडियम, तो आपको मिल जाएगा CH3COONA प्लस H2O प्लस CO2। यहाँ पर CO2 की एफरवेसेंस निकलेंगी, एफरवेसेंस इंपॉर्टेंट है कि एसिटिक एसिड की रिएक्शन अगर आप लोग सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ करते हो, बेकिंग सोडा के साथ में करते हो, तो आपको वहाँ पे एफरवेसेंस क्या है, जब आप लोग इनो को पानी में डालते हैं तो बुलबुले उठते हैं, वो CO2 की एफरवेसेंस है। ऐसे ही अगर इथेनोइक एसिड की रिएक्शन आपने Na2CO3 के साथ कर दी, Na2CO3 इसको क्या बोलते हैं, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट और वॉशिंग सोडा भी बोलते हैं इसे। तो देखो ये क्या करेंगे 2 का मल्टीप्लाई, आपको मिल जाएगा 2CH3COONA प्लस H2O प्लस CO2, यहाँ पर भी एफरवेसेंस निकलेंगी, ठीक है। तो ये थी इंपोर्टेंट केमिकल प्रॉपर्टीज या केमिकल रिएक्शन ऑफ इथेनोइक एसिड। चलिए स्टूडेंट, अब हम लोगों को NCERT इन टेक्स्ट में क्वेश्चन दे रखा है कि हाउ कैन यू डिस्टिंग्विश बिटवीन इथेनोइक एसिड एंड इथेनॉल। इथेनॉल और इथेनोइक एसिड में एक्सपेरिमेंटली कैसे हम लोग डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, तो समझिए आप लोग जानते हैं लिटमस पेपर टेस्ट, लिटमस पेपर टेस्ट। तो जो इथेनोइक एसिड है इट विल टर्न द ब्लू लिटमस पेपर इनटू रेड, जबकि इथेनॉल विल नॉट गिव लिटमस पेपर टेस्ट। याद रखना है, पहला मेथड हो गया लिटमस पेपर वाला। सेकंड, दूसरा देखो, अगर इथेनोइक एसिड की रिएक्शन हम लोग बेकिंग पाउडर या वॉशिंग सोडा के साथ करते हैं,
तो हम लोगों को CO2 की एफरवेसेंस मिलेंगी, CO2 के बुलबुले मिलेंगे, जबकि इथेनॉल के साथ ऐसा कुछ भी नहीं होगा। तो दीज आर द टू मेन एक्सपेरिमेंटल मेथड बाय विच वी कैन डिस्टिंग्विश बिटवीन इथेनॉल एंड इथेनोइक एसिड। चलिए अब हम इस चैप्टर के लास्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, दैट इज सोप्स एंड डिटर्जेंट। क्या है? सोप्स एंड डिटर्जेंट। अब इसको समझिए, सोप क्या है पहले उसको देखते हैं हम लोग। देखो सोप है सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट, सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट ऑफ लॉन्ग चेन कंटेनिंग कार्बोक्सिलिक एसिड, लॉन्ग चेन कंटेनिंग कार्बोक्सिलिक एसिड। और ये जो लॉन्ग चेन कार्बन कंटेनिंग कार्बोक्सिलिक एसिड है इनको बोलते हैं फैटी एसिड, फैटी एसिड्स। तो सोप क्या है? इट मे बी डिफाइंड एज द सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट ऑफ लॉन्ग कार्बन चेन कंटेनिंग कार्बोक्सिलिक एसिड, जिनको क्या बोलते हैं? फैटी एसिड। अच्छा, इनका जो सोर्स है लॉन्ग कार्बन चेन कंटेनिंग कार्बोक्सिलिक एसिड का जो सोर्स है वो या तो होता है एनिमल फैट, या तो वो मांस होता है एनिमल फैट, या वो होता है वेजिटेबल ऑयल। तो आजकल तो वेजिटेबल ऑयल से सोप बनाए जाते हैं, एनिमल फैट से नहीं बनाते हैं। अभी समझिए। अच्छा, डिटर्जेंट क्या है? कि ये भी है सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट, सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट, सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट ऑफ लॉन्ग चेन एल्कोहल एंड हाइड्रोकार्बन। सी द डिफरेंस, यहाँ पर है लॉन्ग चेन कार्बन कंटेनिंग कार्बोक्सिलिक एसिड, यहाँ पर है लॉन्ग चेन एल्कोहल और हाइड्रोकार्बन। चलिए, सोप और डिटर्जेंट क्लियर हुआ। आगे मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, एक्चुअली में सोप बनता कैसे है। आपके यहाँ पे एक एक्सपेरिमेंट भी आएगा 10th क्लास में। तो सोप बनने की प्रोसेस को बोलते हैं सेपोनिफिकेशन, सेपोनिफिकेशन। चलिए, ये बनेगा कैसे देखो। आप लोग लेंगे मस्टर्ड ऑयल, मस्टर्ड ऑयल, और इस मस्टर्ड ऑयल में डाल देंगे कास्टिक सोडा NaOH। ये मस्टर्ड ऑयल क्या है बेसिकली ये समझिए। मस्टर्ड ऑयल है एक ईस्टर, मस्टर्ड ऑयल है एक ईस्टर। ईस्टर आप लोग जानते हैं एसिड और अल्कोहल का कॉम्बिनेशन। चलो, तो देखो जो एसिड है वो क्या है? वो होगा फैटी एसिड। वो कौन सा एसिड है? फैटी एसिड। और एल्कोहल कौन सा है? वो है ग्लिसराइल अल्कोहल, ग्लिसराइल अल्कोहल या ग्लिसरीन, सिंपल। तो जो ईस्टर हम लोग यूज़ कर रहे हैं वो फैटी एसिड और ग्लिसराइल अल्कोहल है। फैटी एसिड कौन सा है? वो है C17H35COOH। ये है वो फैटी एसिड। लॉन्ग चेन कंटेनिंग कार्बोक्सिलिक एसिड वो यही है C17H35COOH। तो इसके 3 मॉलिक्यूल लगेंगे C17H35COOH, ठीक। ऐसे ही C17H35COOH। और यहाँ रिएक्शन करा दीजिए ग्लिसरीन के साथ में CH2OH, CHOH और CHOH। तो इन दोनों में आपस में रिएक्शन होगी तो देखो ये कुछ ऐसा बन जाएगा, ये ऐसे बन जाएगा। ये ईस्टर है, ये ईस्टर है, ये वाला ईस्टर प्रेजेंट है मस्टर्ड ऑयल में, ठीक है। जब हम लोग इसकी रिएक्शन कराएंगे NaOH के साथ में तो इस ईस्टर की ब्रेकिंग होगी। जब इस ईस्टर की ब्रेकिंग होगी तो आपको 3 मॉलिक्यूल मिल जाएंगे, किसके? 3C17H35COONA। दिस इज सोप, ये है सोप। और इस प्रोसेस को क्या बोल दिया हमने? सेपोनिफिकेशन। चलिए, अब मैं यहाँ पे थोड़ा सा आपको आइडिया देता हूँ कि जो हम लोग वाटर यूज़ करते हैं वो वाटर बेसिकली 2 टाइप का है। एक है हार्ड वाटर, हार्ड वाटर, और एक है सॉफ्ट वाटर। अच्छा, हार्ड वाटर वो है जिसके साथ में सोप झाग नहीं देता है। सोप जो है वो लेदर फॉर्मेशन नहीं करता है। द वाटर विद विच सोप डू नॉट फॉर्म लेदर इज नोन एज हार्ड वाटर। और ऐसा पानी जिसके साथ में सोप झाग बना देता है, झाग बना देता है, उसको बोलते हैं सॉफ्ट वाटर। अच्छा, हार्ड वाटर क्यों हार्ड है? क्योंकि इसमें प्रेजेंट होते हैं कैल्शियम और मैग्नीशियम सॉल्ट,
कैल्शियम और मैग्नीशियम सॉल्ट ऑफ क्लोरीन, क्लोराइड, सल्फेट, ठीक है, बाइकार्बोनेट और कार्बोनेट। याद रखना है आपको कि हार्ड वाटर किसकी वजह से होता है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम और मैग्नीशियम सॉल्ट ऑफ क्लोराइड, सल्फेट, बाइकार्बोनेट एंड कार्बोनेट। मैं थोड़ा सा शॉर्ट कर रहा हूँ, आप लोग अच्छे से नोट्स बनाइएगा, मैं समझा रहा हूँ बेसिकली। चलो, तो जो हार्ड वाटर है वो सोप के साथ में झाग नहीं देगा, जो सॉफ्ट वाटर है वो दे देगा। अब एक क्वेश्चन बनता है, वाई डू सोप नॉट फॉर्म लेदर विद हार्ड वाटर? हार्ड वाटर के साथ में क्यों नहीं बनाता झाग हार्ड वाटर? देखो, हम लोगों ने लिखा है हार्ड वाटर मेनली कंटेन कैल्शियम और मैग्नीशियम सॉल्ट, और हम लोग जानते हैं कि देखो सोप को मैं ऐसे लिख सकता हूँ RCOONA। ये R क्या है, एल्काइल ग्रुप, लॉन्ग चेन कार्बन कंटेनिंग है, और जो हार्ड वाटर है उसमें कैल्शियम की इम्प्योरिटी प्रेजेंट है। तो होगा क्या बेसिकली कि ये कैल्शियम सोडियम को रिप्लेस कर देगा और उसकी जगह यहाँ बन जाएगा स्कम। क्या बन जाएगा, स्कम। तो ये क्वेश्चन मिल गया आपको 1 मार्क्स का कि वाई डू सोप नॉट फॉर्म लेदर विद हार्ड वाटर, ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ स्कम। इस स्कम की वजह से जो साबुन है वो झाग नहीं बनाता है। आप लोगों ने भी देखा होगा कि अगर खारा पानी है और आप लोग उससे नहाते हैं तो वो साबुन जो है आपकी स्किन पे जमा रह जाता है, क्योंकि जो हार्ड वाटर है और हार्ड वाटर का जो कैल्शियम है और सोप का जो सोडियम है, कैल्शियम उसको रिप्लेस कर देगा और स्कम का फॉर्मेशन कर देता है। चलिए, तो ये था सोप और अच्छा डिटर्जेंट के बारे में एक बात बताऊं, डिटर्जेंट दोनों के साथ में झाग बना सकता है। तो ये सोप और डिटर्जेंट का अंतर हो गया। सोप कैन फॉर्म लेदर ओनली विद सॉफ्ट वाटर, डिटर्जेंट कैन फॉर्म लेदर विद सॉफ्ट वाटर एंड विद हार्ड वाटर एज वेल। दोनों के साथ झाग बना देता है कौन, डिटर्जेंट। तो ये डिटर्जेंट का क्या हो गया, एडवांटेज हो गया। अच्छा, डिटर्जेंट का एक डिसएडवांटेज भी है। डिसएडवांटेज क्या है कि इसके जो झाग बनते हैं, डिटर्जेंट के जो झाग बनते हैं वो नॉन बायोडिग्रेडेबल हैं, नॉन बायोडिग्रेडेबल। ये सारे क्वेश्चन आप लोगों के सैंपल पेपर में दिए गए हैं। चलिए, अब हम लोग बात करेंगे क्लीनिंग एक्शन ऑफ सोप के बारे में। स्टूडेंट, नाउ द टॉपिक इज क्लीनिंग एक्शन ऑफ सोप। क्लीनिंग एक्शन ऑफ सोप, ठीक है। पहले तो ये समझिए कि व्हाट इज द कंपोजिशन ऑफ सोप या स्ट्रक्चर ऑफ सोप मॉलिक्यूल, वो समझिए। देखिए, सोप में हम लोग सोप को जनरली रिप्रेजेंट करते हैं RCOONA। यहाँ पे ये है पॉजिटिव और CO के ऊपर है नेगेटिव, और ये है कार्बन चेन। तो हम लोग कार्बन चेन को जनरली ऐसे दिखा देते हैं, इस तरह से जिगजैग। ये है COO नेगेटिव Na। तो ये है पोलर हेड, जहाँ पर पॉजिटिव और नेगेटिव का सेपरेशन होता है वो होता है पोलर। और ये जो कार्बन चेन है दैट इज नॉन पोलर टेल, नॉन पोलर टेल, ठीक है। पोलर हेड और ये नॉन पोलर टेल जो कि कार्बन की चेन है। चलिए, इस सोप मॉलिक्यूल को हम लोग सिंपल ऐसे रिप्रेजेंट कर देते हैं, ऐसे। ये इसका पोलर हेड है और इसका नॉन पोलर टेल है। अब मैं बात करता हूँ, मान लीजिए मेरे पास ये कोई क्लॉथ का पीस है, ये मेरे पास कपड़े का कोई टुकड़ा है और इस पर लग गई है कोई डस्ट, ये डस्ट है। तो एक चीज़ हमेशा याद रखें स्टूडेंट कि डस्ट इज लिपोफिलिक इन नेचर। अब लिपोफिलिक का मतलब क्या है, लिपोफिलिक का मतलब है ऑयल लविंग, या मैं क्या बोल सकता हूँ कि वाटर फोबिक है, हाइड्रोफोबिक है। फोबिक का मतलब होता है डर लगना। तो ये जो डस्ट है वो हाइड्रोफोबिक है, मतलब पानी से डरती है, पानी से दूर भागती है, या पानी इसके पास नहीं जाएगा। तो जिस कपड़े में डस्ट लगी हुई है, अगर मैं इसको सिंपल पानी में ऐसे डुबो देता हूँ, जैसे मेरी शर्ट में गंदगी लग गई और मैंने उस शर्ट को केवल पानी में ऐसे डुबो दिया, तो ये पानी जो है वो डस्ट के साथ में कोई अटैचमेंट शो नहीं करेगा, क्योंकि ये है पोलर। डस्ट कैसी है, हाइड्रोफोबिक है, मतलब पानी इसके पास नहीं जाएगा। अगर मैं इसमें सोप मॉलिक्यूल मिला दूं, सोप मॉलिक्यूल, हमने इसमें ऊपर से सोप या डिटर्जेंट मिला दिया ऐसे। हम लोग जानते हैं सोप मॉलिक्यूल की 2 स्ट्रक्चर हैं, एक है पोलर हेड और एक है नॉन पोलर टेल। तो जो नॉन पोलर टेल है दैट इज हाइड्रोफोबिक, हाइड्रोफोबिक
पानी से दूर भागेगी। और जो पोलर हेड है दैट इज हाइड्रोफिलिक, वो पानी के पास रहेगा, हाइड्रोफिलिक। तो देखिए ये जो डस्ट है इसके चारों ओर कुछ ऐसी स्ट्रक्चर बन जाएंगी, जो टेल है वो इस डस्ट से जुड़ जाएगी, वो टेल है जो इस डस्ट से जुड़ जाएगी और इसको पानी में खींचने की कोशिश करेगी। और जैसे ही इसको पानी में खींचेगी तो ये वाला बॉन्ड कैसा होगा, ब्रेक होगा। और ऊपर से हम लोग ब्रश और लगा देंगे इसमें, इसको रगड़ने के लिए। तो क्या होगा कि पानी में, ये जो पानी मैंने लिया है इसमें डस्ट आ गई, ये डस्ट है और डस्ट को चारों ओर से घेर रखा है सोप मॉलिक्यूल ने, सोप मॉलिक्यूल ने। अब ये जो स्ट्रक्चर बनती है इसको बोलते हैं मिसेल। क्या बोलते हैं, मिसेल। तो क्वेश्चन बन जाएगा व्हाट डू यू मीन बाय मिसेल, कि व्हेन द डस्ट पार्टिकल इज सराउंडेड बाय द सोप मॉलिक्यूल इन वाटर इज नोन एज मिसेल। ठीक है, तो जो झाग बनते हैं बेसिकली वो मिसेल फॉर्मेशन की वजह से बनते हैं, और झाग नहीं बनते हैं तो वो किसकी वजह से नहीं बनते हैं, ड्यू टू स्कम फॉर्मेशन। ठीक है, तो देखिए स्टूडेंट ये था पूरा चैप्टर कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, ये पार्ट 3 वीडियो था। ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है। आप लोग एनसीईआरटी के क्वेश्चन डिस्कस कर सकते हैं, अपने आप से कर सकते हैं। मैंने बहुत सारे पॉइंट में उन क्वेश्चंस को यहाँ पे डिस्कस कर लिया है। अच्छे से नोट्स बनाइए, लॉकडाउन का सदुपयोग करिए, वीडियो वॉच करिए। अच्छा, एक और मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोग जब वीडियो देखते हैं यूट्यूब चैनल पर तो उसको ऑनलाइन देखिए। आप लोग क्या करते हैं कि यूट्यूब पर जाएंगे और इस वीडियो को तुरंत डाउनलोड कर देंगे विदाउट वॉचिंग, तो वो चैनल के वॉच टाइम को ग्रो नहीं करता है। देखिए मैं आप लोगों से आपसे कोई मॉनेटरी लाभ तो मिल नहीं रहा है मेरे को, ये मेरा खुद का एक पैशन है, ये टीचिंग इज़ माय पैशन, इसीलिए मैं आप लोगों तक ये सारी वीडियो क्लासेस पहुंचा रहा हूं। आपसे इसके बदले में कोई मॉनेटरी बेनिफिट मुझको नहीं हो रहा है। तो मेरी एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग चैनल पर जाकर वीडियोस को ऑनलाइन वॉच करिए विदाउट डाउनलोडिंग। अगर आप डाउनलोड करते भी हैं तो उसको फ्यूचर के लिए रखिए, लेकिन फर्स्ट टाइम अगर आप लोग वॉच करते हैं तो वीडियो को ऑनलाइन ही चैनल पर वॉच करिए। ठीक है, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं। थैंक यू।